डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार बढ़िया सब बहुत बहुत। तो आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब कि आपका तो बहुत काम है इसके ऊपर। जैसा आपने पहले भी डिस्कस किया था कि वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दर्शकगण, ये वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आज इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के कपूर हमारे बीच में हैं। इनका इस विषय में बहुत शोध है और अनुसंधान है और लगभग 50 वर्ष से इस विषय में काम कर रहे हैं। तो आज इस विषय में इनसे कुछ प्रश्न, डॉक्टर साहब हमारी जिज्ञासा है कुछ प्रश्न तो वो पूछने की है। तो सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब पहले ये बताइए कि आप जो कहते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है ये? गणित जो है वो विज्ञान का आधार है, गणित ही तकनीकी का आधार है। इसलिए गणित अगर होगा तो विज्ञान होगी, किसी विज्ञान के लिए होगा, विज्ञान के नियमों के लिए होगा, और गणित होगा, विज्ञान होगी तो तकनीकी भी होगी। इसलिए वैदिक गणित, वैदिक ज्ञान, वैदिक विज्ञान, वैदिक तकनीकी एक तरह से एक ही अनुशासन है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया कि जहाँ गणित है वहाँ, क्योंकि गणित को ऐसा माना जाता है कि ये जो हर विज्ञान का, जो कोई भी विज्ञान हम पढ़ें, जैसा हम जो है फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका जो है बेसिक जो है गणित ही उसका उपयोग होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा है कि भी सब आधार है और टेक्नोलॉजी है, तो ये कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ये सब हमें मिलता है? गणित जो वैदिक गणित का जो आपका टेक्नोलॉजी है, ये कौन से ऐसे हमारे पास ग्रंथ हैं जिसमें ये सब वर्णन मिलता है? इसको एक दृष्टि ये भी है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें इस गणित के आधार पर इसकी उपयोगी प्रक्रियाएं ना लक्षित की गई हों। वेद है ही क्रिया यज्ञ में विधि विधान का विद्या क्षेत्र। इसलिए वैदिक शास्त्र, वैदिक साहित्य जितना भी है वो क्रियाप्रद है, यज्ञप्रद है, वो ज्ञान विज्ञानप्रद है, वो किसी अव्यक्त प्रवेश नहीं है, व्यक्त प्रवेशित है। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, सूर्य की रश्मियों के अंदर जो कुछ भी है, काल का जितना भी विधि विधान है, इस सब के सब बारे में ही वेद है, वैदिक साहित्य है, वैदिक गणित है। इसलिए ये कहना कि कौन से ग्रंथ को हम वैदिक गणित विज्ञान तकनीकी का ग्रंथ माने तो वो कुछ सही नहीं होगा। सही ये होगा कि वैदिक ज्ञान के आधार पर कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो कि एक एक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्थापत्य उपवेद जो है वो ही विज्ञान तकनीकी, वैदिक विज्ञान तकनीकी का मूल स्तोत्र है। ये जो स्थापत्य उपवेद है किस वेद का हिस्सा है डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा, और वो स्थापत्य में जो आप चर्चा कर रहे हैं ये किस भाषा में लिखा हुआ है और ये कौन से कितने इसके आगे भाग हैं, इसके कुछ ऐसा थोड़ा सा वर्णन आप करें तो। वेद त्रैविद्या के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये ज्ञानप्रद मानते हैं, और अथर्ववेद इन त्रैविद्या के अर्थों तक पहुंचाने का वेद है। इसलिए अथर्ववेद को आप अप्लाइड वैल्यूज़ मान लीजिए और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को आप प्योर वैल्यूज़ मान लीजिए। और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य उपवेद है, और स्थापत्य उपवेद अथर्ववेद का के साथ इसका प्रथम प्रयोग है।
नहीं तो जिस तरह से अथर्ववेद तीनों वेदों के साथ जुड़ेगा, उसी तरह से स्थापत्य उपवेद भी आयुर्वेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद तीनों उपवेदों का आधार होगा। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया स्थापत्य उपवेद, तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ है जो हम इसको पढ़ सकते हैं स्थापत्य उपवेद को? आज जो समय के अनुसार सबसे अधिक सुरक्षित जो स्थापत्य शाखा का श्रृंखलाबद्ध संकलित सुरक्षित, तो वो तो हमारे पास यज्ञ के विधि विधान है। शतपथ ब्राह्मण ऐसा एक ग्रंथ है जो हमें स्थापत्य के नियमों के साथ एक साथ सीधा जोड़ता है। यहाँ से मानसारा एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जो शिल्प क्रियाएं हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, उसका जो सुरक्षित ग्रंथ आज भी बहुत उपयोग में लाया जाता है, वो मानसारा है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या इसके जो मानसारा जो ग्रंथ आप चर्चा में ला रहे हैं, इसको विद्यार्थी कैसे पढ़ें? क्या संस्कृत के जानने बगैर क्या पढ़ सकते हैं इसको विद्यार्थी? संस्कृत सबसे सरल, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया एक माध्यम है, ये मीडियम है। तो हिंदी जानने वाले विद्यार्थी संस्कृत में प्रवेश बहुत ही सुलभ तरीके से कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत एक मीडियम है। संस्कृत कोई ऐसा अनुशासन नहीं है जो कि ऐसा हमें दिखे कि हमारे रास्ते में किसी तरीके की कोई कठिनाई उत्पन्न करेगा। संस्कृत सबसे सरल है और सबसे सही है, और संस्कृत को जानना बहुत आसान है। बाकी जितने भी मीडियम हैं उन सब मीडियम से संस्कृत मीडियम सबसे सरल, सबसे उपयोगी, सबसे प्राकृतिक है। इसके माध्यम से ही हमें बहुत जल्द प्रवेश करेंगे, कम समय में ही ज़्यादा विद्या को प्राप्त कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आजकल नई शिक्षा नीति आ रही है, इसको जो आप चर्चा कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ाना, एक तो एक विषय के रूप में पढ़ाना है, और एक ये जो वैदिक नृत्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी की और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए तो उसकी ओर हमें अग्रसर होना है, तो कब से इसकी जो है क्लासिफिकेशन कैसे करें इसको? समय के अनुसार वेद को, वेद विद्याओं को, संस्कृत को, संस्कृत के आधार को सुरक्षित करने के लिए व्याकरण को बहुत जोर से अपनाया गया है, और सही भी था। पर केवल व्याकरण तक संस्कृत सीमित नहीं है। संस्कृत अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम इस प्रकृति के प्रत्येक नियम को जान पाते हैं, और व्याकरण भी एक नियमों के अनुसार बधी है। वो नियम ही गणित है, वो नियम ही विज्ञान है, वो नियम ही तकनीकी है। अगर हम अपने शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम सूर्य के बारे में जानना चाहते हैं, इस सौर मंडल के बारे में जानना चाहते हैं, और हमारी जो आम रोज़ाना की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हमें वेद विद्याओं में जाना होगा। और संस्कृत तो एक मीडियम है, इसको हमें किसी तरीके से इसके बारे में कोई और किसी तरह की शंकाएं उत्पन्न करना या इसको कहीं मुश्किल समझना, ये ठीक नहीं है। ये ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। यानी ये तो अगर हमें सीखना है, ये हमें इसका जो है इंट्रोडक्टरी व्याकरण या इसकी भाषा पर थोड़ा सा कमांड हो जाए तो हम इसको सीख सकते हैं आगे इस भाषा को, आपका ये कहना है? ये जो प्रकृति ने मातृक भाषा जिसको हम कहते हैं, मानव जन्म से ही किसी न किसी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, और वो उस भाषा संस्कृत ही है। जी जी। इसलिए हिंदी अगर हमें आती है तो हमें संस्कृत आती है। थोड़ा सा ध्यान देखने की ज़रूरत है। अगर हमें किसी सड़क पर जाना है और उसके नियमों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा कोई
मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी बातों से ही हम जान पाएंगे कि सड़क पर चलने के नियम क्या हैं। उसी तरीके से संस्कृत में भी हिंदी जानने वाले के लिए या कोई भी एक भाषा जानने वाले के लिए ये बहुत ही सरल और आसान है और यही लेना चाहिए। तो यही रास्ता ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, ये क्लियर हो गया है कि हमें इसको बहुत मुश्किल नहीं है ये पढ़ना। ये संस्कृत को हमें एक आधार मानते हुए इस ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये किस किस क्षेत्र में हम जो है क्या क्या इसके द्वारा कौन सी समस्याओं का समाधान इसमें कर सकते हैं? फिर वही कौन सी ऐसी समस्या है जो मानव मस्तक सुलझाने में सक्षम हो और वो संस्कृत गणित विद्याओं में ना हो। हमारे पूर्वजों ने इस मानव जीवन को, इस सौर मंडल को बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया हुआ है, अन्वेषण किया हुआ है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र इसमें जागृत है। वैदिक गणित से इस मानव शरीर से लेकर सौर मंडल तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो जागृत ना हुआ हो। ये परीक्षण किया हुआ है। नक्षत्र विद्याओं से लेकर और सागर के मानस पुत्रों से लेकर सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमारे पूर्वजों ने बहुत सही अन्वेषण करके बहुत सटीक और बहुत सरल रूप में हमें ग्रंथों में हमारे पास दिया है। कोई एक उदाहरण डॉक्टर साहब, इसका कोई एक उदाहरण वैदिक गणित का कोई इस प्रकार का बता दीजिए कि ये एक इसका एक उदाहरण है। आप अपने शरीर के बारे में जानिए तो जो बायां हाथ और दायां हाथ का आपस में जो इसकी सिमेट्री है उसको ही अगर आप सही उपयोग करेंगे तो आपकी श्वास प्रक्रिया और आपके शरीर के अंदर के विधि विधान की सभी रुकावटों को दूर करने के लिए जो भी व्यायाम करेंगे वो सब भी इस गणित के अनुशासन के अनुसार ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि भी जब बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि इस कोण पर ले जाइए, इसको इस जो है शरीर को ऐसे मोड़े, इतना सांस ले इतने सेकंड में, तो वो सारा गणित ही है वैसे देखा जाए तो। जब योग और प्राणायाम करते हैं हम एक दिन रात में इतने श्वास लेते हैं जितने के 4,32,000 अक्षर ऋग्वेद के हैं। हाँ, तो हम रोज ही ऋग्वेद को ही अपने जीवन में उपयोग में ला रहे हैं। जाने या ना जाने हमारी श्वास प्रक्रिया ही इस ऋग्वेद के आधारित है। जी जी। तो डॉक्टर साहब आज इस वीडियो में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? पहली बात कि आप अपने शरीर के बारे में जानें। दूसरी बात कि आप इस प्रकृति के बारे में जानें। तीसरी बात कि किस तरह से सूर्य की रश्मियों के अंदर जो जीवन है वही एक वृक्ष के अंदर है और वही हमारे शरीर के अंदर है और इस सब का गणित ही वैदिक गणित है। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया है, मन प्रसन्न हो गया। तो देखा आपने कि हमारे जो वैदिक गणित में कितनी शक्ति है। पूरा ब्रह्मांड ही वैदिक गणित है और कोई भी कार्य, ऐसा इन्होंने बहुत जगह लिखा है कि कोई भी कार्य इन गणित सूत्रों से बाहर नहीं है। अतः हमें दर्शकगण, हमें सभी को ये चाहिए कि हमें गणित के जो 16 इन सूत्र सूत्रों को कंठस्थ करें, प्रार्थना के रूप में इसको स्वीकार करें और इन्हीं क्रम के अनुसार ही अगर हम प्रथम वर्ण से आखिरी वर्ण तक प्रवेश करेंगे तो हमारी बुद्धि भी उसी तरह सचेतन और जागृत रहेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही। ये तो आपने सोने पे सुहागा ये बात कही है कि हमारी जो बुद्धि और चेतना का जो है बहुत इसी से ही विकास हो सकता है और इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आज इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत और धन्यवाद, आपने जो बहुत इतना अच्छी धन्यवाद। मूल्यवान हमें जो ज्ञान दिया है और आगे भविष्य में भी इस प्रकार के जो है आप, हमें आशा है कि इसे हमें इस ज्ञान से हमें प्रकाशित करते रहेंगे। सौभाग्य तो हमारा बहुत सब बहुत सबका धन्यवाद। सौभाग्य रहेगा। बहुत बहुत आभार।